तो दोस्तों, ये हमारा आखिरी सेशन रहेगा नई शिक्षा प्रणाली के ऊपर। और इसमें हम लोग अभी बात करने वाले हैं, अभी चर्चा करने वाले हैं कि जो प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर है, ना ओनली ट्यूशन क्लासेस बल्कि प्राइवेट स्कूल्स, इनका इसमें क्या रोल रहेगा, इनमें अपने आप में क्या बदलाव लाने पड़ेंगे। क्योंकि जो ट्रेनिंग सेशंस रहते हैं उनमें जनरली इन लोगों को बुलाया नहीं जाता है और वो जाते भी नहीं है। तो ये सब चीजें किस तरह से होने वाली है और किस तरह से आने वाली है, इसके लिए क्या क्या बदलाव हमें लाने पड़ेंगे, ये देखते हैं। ये देखने के पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या कमियां हैं, क्या प्लस पॉइंट्स है प्राइवेट सेक्टर के। तो इसके लिए सबसे पहला जो मुद्दा है जिसके ऊपर हमें चर्चा करनी है कि प्राइवेट सेक्टर, इसका मतलब केवल कोचिंग क्लास नहीं। यहां पर मैंने सोचा है सेल्फ फाइनेंस नॉन ग्रांट स्कूल्स के बारे में और प्राइवेट कोचिंग क्लासेस के बारे में। ये दोनों जो रहते हैं ये कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। एक, उनका स्टाफ परमानेंट नहीं रहता है, वो हर बार एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश करता है, दूसरा लाने की कोशिश करता है और स्टाफ जाने की कोशिश करता है। दूसरा, इनका फीस स्ट्रक्चर बाकी लोगों से थोड़ा ज्यादा रहता है, उस कारण इनसे अपेक्षा भी ज्यादा रहती है। ये लोग बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड रहते हैं और ये रिजल्ट ओरिएंटेड रहने के कारण कई बार जैसे अर्जुन को बोला गया कि तू केवल पंछी की आंख की तरफ ख्याल कर, फिर ही तू लक्ष्य भेद कर पाएगा, उसी तरह से यहां पर स्टूडेंट को भी बाकी ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ ख्याल करने के बजाय उसे केवल रिजल्ट की तरफ ही देखा जाता है। मिसाल के तौर पर प्राइवेट स्कूल्स में से 10वीं का बच्चा, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा कभी भी व्याख्यान स्पर्धा में या वक्तृत्व स्पर्धा में भाग लेते हुए नहीं दिखाई देगा। वो ओलंपियाड की एग्जाम 9वीं तक देगा, 8वीं में देगा, 7वीं में देगा, मगर 10वीं में नहीं देगा। वो बहुत अच्छा बैडमिंटन प्लेयर रहता है, मगर वो 9वीं के बाद में बैडमिंटन बंद कर देगा और वो स्टडीज की तरफ ख्याल करेगा। तो ये कुछ बातें होती है और ये जो है ये रिजल्ट ओरिएंटेड रहने का कारण है। इसमें निश्चित रूप से बच्चों को स्ट्रेस भी ज्यादा डेवलप होता है, ये भी उसकी एक कमी है। अब रिजल्ट जो भी कुछ बच्चे का है वो अब केवल वो एग्जाम में कैसा कर रहा है इसके ऊपर निर्भर नहीं रहेगा, वो ओवरऑल असेसमेंट रहेगा। अब ये ओवरऑल असेसमेंट के कारण हम लोगों में प्राइवेट क्लासेस और प्राइवेट स्कूल्स, इनको भी नई शिक्षा प्रणाली के मुताबिक अपने आप को कुछ बदलाव में ढाल लेना पड़ेगा और अपने आप में कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। कुछ मिसाल के तौर पर मैं यहां पर एग्जाम्पल दूंगा कि उनको सबसे पहली बात जो करनी पड़ेगी वो ऐसी कि नॉन टेक्सुअल क्वेश्चंस को डिजाइन करना पड़ेगा। इसके लिए उनको काफी पढ़ना पड़ेगा, काफी सजग रहना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल करके मैं देता हूं यहां पर। 7वीं कक्षा में, 6वीं कक्षा में ही ये हो गया रहता है कि ऐसा मान लीजिए कि ए और बी ये दो अंक है जो शून्य नहीं है और ए बी से छोटा है। ऐसा मालूम होने के बाद में मुझे बताइए 1/a और 1/b में क्या रिलेशन रहेगा। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग गणित के ज्ञानी होंगे, कुछ लोग विद्यार्थी होंगे, कुछ लोगों का कहना होगा कि ये तो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, मैं बायोलॉजी से हूं, डॉक्टर हूं, मैं क्यों ए और बी के पीछे पढ़ूं। तो ऐसा मत सोचिए, बहुत सरल सा साधा क्वेश्चन है मगर बहुत अच्छा है। आप में से कई लोग ये सोच रहे कि 1/a ग्रेटर देन 1/b, क्योंकि आपने यहां पर क्या किया कि मिसाल के तौर पर समझ लो a यानी 2 है और b यानी 10 है, तो फिर 1/2
और 1/10, इसमें से तो निश्चित रूप से 1/2 बड़ा है 1/10 से। मगर यहां पर आप एक छोटी सी गलती कर गए, जो कि आपके एजुकेशन सिस्टम ने आप में भर दी है, इंजेक्ट कर दी है। सिंपल सिंपल सोचना हरदम, डेप्थ में जाकर नहीं सोचना, कंसेप्चुअल नहीं सोचना। इसका रीजन ही ये है। अब यहां पर सोचिए कि a माइनस है और b प्लस है। मिसाल के तौर पर a यानी -2 और b यानी +2। अब क्या होगा? अब होगा -1/2 और +1/2। तो भाई साहब अब तो 1/2 ही बड़ा रहेगा -1/2 से। तो इस तरह की बातें हैं जो कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी बताएगी। इस तरह के क्वेश्चंस पूछना अपेक्षित रहेगा। इस तरह के क्वेश्चंस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से पूछे जाएंगे, और ये क्वेश्चंस बनाने के लिए टीचर को ट्रेन होना पड़ेगा। या एक दूसरा एग्जाम्पल, न्यूटन का 3rd लॉ बोलता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब मेरे सामने एक बैलगाड़ी है, बैल ने गाड़ी को खींचा, गाड़ी ने बैल को खींचा। जितनी ताकत से बैल ने गाड़ी को खींचा, उतनी ही ताकत से गाड़ी ने बैल को खींचा। अगर ऐसा है तो बैलगाड़ी आगे कैसे जाती है? अब इसके बारे में आप सोचिए, मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। हाँ, H.C. वर्मा साहब की किताब में इसका जिक्र किया है, उसके बारे में सोचा भी है, या बाकी भी कुछ लोगों ने सोचा है। अगर आपकी इच्छा होगी आप मेरे से संपर्क साधिए, मैं निश्चित रूप से इसका हल दूंगा आपको। मगर अभी मैं आगे चलता हूं। 9वीं कक्षा में स्ट्रक्चर ऑफ एटम इंट्रोड्यूस किया है, थॉमसन मॉडल, रुदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल, स्टेट सिलेबस में भी और एनसीईआरटी में भी। ये इसके मुताबिक रुदरफोर्ड ने ऐसा बोला कि अणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द घूमते हैं। अगर ये बात सच है तो मिसाल के तौर पर कार्बन ले लीजिए। कार्बन में 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। ये प्रोटॉन जो है वो उसके केंद्र में है और 6 इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे। अब ऐसे में कार्बन की अणु वस्तुमान कितना होगा? वो 6 ही होगा, क्योंकि हर एक प्रोटॉन का एक अणु वस्तुमान रहता है। तो फिर ऐसे में मैं किस तरह से जस्टिफाई करूंगा कि नहीं भाई साहब, कार्बन का अणु वस्तुमान तो 12 है, मगर रुदरफोर्ड का मॉडल कहता है कि वो तो 6 है। नहीं सर, वो वैसा सच नहीं है, उसमें न्यूट्रॉन भी रहता है। भाई साहब, रुदरफोर्ड का मॉडल दिया गया 1906 में। चैडविक ने न्यूट्रॉन ढूंढा 1936 में। तो ये 30 साल तक ये गलत मॉडल ही लेकर चले ये लोग। और ये तो मुमकिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेंडेलेव का पीरियोडिक टेबल 1897 में आया था। तो ऐसी हाल में ये तो जाहिर है कि ये मुमकिन ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमें क्यों नहीं आया? मैं जवाब के लिए तकलीफ में नहीं हूं, मैं इस तकलीफ में हूं कि इसके बारे में हम सोच क्यों नहीं पाए। और ये निश्चित रूप से मुझे भी आया था, और मुझे इसका हल, इसका सॉल्यूशन जब मैं एमएससी कर रहा था तब मिला। मैं केमिस्ट्री में एमएससी नहीं किया हूं, मैं मैथमेटिक्स में किया हूं। या तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन, कई बार हम गलती से जवाब दे देते हैं इन आवर लंग्स, निश्चित रूप से गलत है। या तुलसी का झाड़ ऐसा है, तुलसी का पेड़ ऐसा है कि वो रात दिन ऑक्सीजन देता है, ये भी गलत है। ऐसी गलत मात्राएं, ऐसी गलत दिमाग में हमारे अगर बातें हैं तो वो हमारे लिए काफी डरावनी रहेगी इस नए सिस्टम में। तो क्या करना है हमें? तो एक्सपेरिमेंट्स इंक्लूड करना है क्लासरूम में हम जब टीच कर रहे हैं तब। वैसे तो हम बोलते हैं कि प्रैक्टिकल के मार्क्स पूरे मिल जाते हैं, उसकी तरफ ख्याल मत करो, मगर अब हमको ये भी पढ़ाना पड़ेगा और इनका साथ लेना पड़ेगा, इसका हेल्प लेनी पड़ेगी। तो कुछ एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना शुरू कर दीजिए। स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछने के लिए इनकरेज कीजिए, और इसके लिए आपका नॉलेज आपको अपडेट रखना पड़ेगा।
ये हर प्राइवेट सेक्टर के टीचर को और हर प्राइवेट कोचिंग क्लास के टीचर को कुछ काउंसलिंग सेशन अरेंज कीजिए, रेगुलर हेल्थ चेकअप उनका होना चाहिए। ये प्राइवेट स्कूल्स को बहुत जरूरी है। उनके हेल्थ के लिए इंस्ट्रक्शंस, उसके कैंप्स लीजिए, कुछ वर्कशॉप लीजिए क्राफ्ट के प्रोजेक्ट के लिए। क्राफ्ट के प्रोजेक्ट्स माँ बाप ने बनाना, ये तरीका छोड़ दीजिए, बच्चे को बनाने पड़ेंगे और ये तय करना जरूरी है, इसको लेना भी पड़ेगा। अब ये सब पूरी बातें करते वक्त केवल पेरेंट्स, टीचर्स, प्राइवेट सेक्टर, इनको चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को भी फेस करने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे उनके ऊपर एक नजर डालते हैं। अब बात ऐसी होगी कि काफी प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट क्लासेस, ये जो है ये ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए अपना काम कर रहे हैं। इसमें अपॉइंटमेंट के वक्त कई बार काफी बड़ा पैसा यूज होता है, पर्टिकुलरली स्कूल्स के अपॉइंटमेंट केस में। अब ये जो फंड जिन लोगों के पास में है, या बहुत बड़े बड़े क्लासेस जिनका बहुत बड़ा ये है, स्प्रेड अप बहुत बड़ा है, उनका सेटअप बहुत बड़ा है, ये सब लोग इस नई शिक्षा प्रणाली को इतने आसानी से आने देंगे क्या? तो ये बात एक बहुत बड़ी है और मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा हर्डल रहेगा गवर्नमेंट के लिए। कई स्कूल्स देहात के ऐसे हैं कि जहां पर सपोर्ट्स नहीं है। भाई साहब, आप नेट की बात करोगे मगर वहां पर चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो जरूरी है। तो ये बातें अगर वहां पर नहीं होगी तो फिर परख में जो डाटा उन्हें डालना है, वो डाटा डालने के लिए कोई एजेंसीज बन जाएगी कि हम आपका परख के लिए रिपोर्ट बना देंगे। ये रिपोर्ट बनाने वाली एजेंसी रहेगी तालुका प्लेस में और ये स्कूल रहेगी किसी छोटे गांव में। और फिर ये सब पूरा रॉन्ग इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास में कलेक्ट होता रहेगा और इस इंफॉर्मेशन को सही और गलत में किस तरह से बांटेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा गवर्नमेंट के लिए और ये भी एक बड़ी चुनौती रहेगी मेरे अंदाज से। कंटिन्यूअस असेसमेंट के लिए 30 स्टूडेंट के पीछे एक टीचर तो हमने रख दिया है निश्चित रूप से। ये एक टीचर को 30 बच्चों का पूरे साल भर अगर जायजा करना है, उनको इवैल्यूएट करना है, तो वो टीचर पूरे समय उन बच्चों में ही उलझा रहेगा। ये अपेक्षित भी है, बहुत अच्छी बात है, मगर ये अगर हम मान्य करते हैं, ये अगर एक्सेप्ट करते हैं, तो जाहिर है कि ये शिक्षक गवर्नमेंट को वोटर्स लिस्ट बनाने के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। कोई सर्वे करने के लिए टीचर को इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। कोविड में उनको कोई ड्यूटीज लगाने के लिए टीचर अवेलेबल नहीं होगा। अब ये अगर नहीं होगा तो ये सब काम गवर्नमेंट किससे करवा लेगी? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि अभी ये बहुत बड़ी मात्रा में यूज किया जाता है और इनको इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल तो स्टूडेंट टीचर रेशियो 30:1 एक्सपेक्टेड है। अब इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में शिक्षक की जरूरत रहेगी, क्योंकि अभी वो 120:1, 97:1 ऐसा गवर्नमेंट के कागजों के मुताबिक है, रिपोर्ट्स के मुताबिक है। अब अगर इतना 97:1 को 30:1 में लाना है तो शिक्षकों की मात्रा करीब करीब 3 गुना बढ़ाना पड़ेगी। अब ये बढ़ाने के लिए, ये ट्रेन टीचर्स बनने के लिए, क्या गवर्नमेंट टीचर की सैलरी इतनी रखने वाली है कि आज का स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट टीचर बनने की इच्छा रख के बीएड करने की तरफ मुड़ेगा और वो टीचर की जॉब लेगा? क्योंकि बाकी हर बड़ी इसमें देशों में, कंट्रीज में टीचर और स्टूडेंट की रेशो ये 30:1 अगर है तो वहां पर टीचर हाईली पेड है। तो यहां पर भी वो होगा क्या? अभी भी अगर देखा जाए तो बोर्ड के इंफॉर्मेशन ब्राउजर में करीब 52 लैंग्वेजेस है जिनमें से हम चयन कर सकते हैं, मगर
मैं जब स्कूल में दाखला लेने के लिए जाता हूं तो मुझे बोला जाता है कि हमारे यहाँ पर केवल 2 लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती है, इनमें से एक चुनो। ऐसा होने के बाद में अगर स्कूल ने इंग्लिश ये एक कंपलसरी लैंग्वेज रखी, क्योंकि उसके टीचर्स आसानी से मिलेंगे, और बाकी के लिए अगर वो अवेलेबल नहीं है ऐसा बोला, तो जो गवर्नमेंट का ये नई प्रणाली है जिसमें इंडिजिनस या रीजनल लैंग्वेजेस को काफी बढ़ोतरी दी है, वो सच में हो पाएगा क्या? तो ये भी सोचने वाली बात रहेगी और ये एक चैलेंज रहेगा गवर्नमेंट के सामने। अब ये मानो या ना मानो, इंग्लिश हमारी नेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। अब अगर किसी आदमी का तबादला होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वो किस तरह से उसको फेस करेगा? और दूसरा, प्राइवेट स्कूल्स अगर इंग्लिश को प्रोपोगेट करेगी, उनको प्रमोट करेगी, और गवर्नमेंट स्कूल बोलेगी कि हमारे यहाँ पर इंग्लिश नहीं है, तो फिर से प्राइवेट स्कूल्स को बढ़ोतरी मिलेगी और गवर्नमेंट स्कूल्स को गला दबाया जाएगा। तो ये ऐसा ना हो, इसकी तरफ भी गवर्नमेंट को काफी ख्याल करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। एक निश्चित है, एज ए स्टूडेंट मैं ये हरदम मानता हूं कि सिस्टम में कुछ बदलाव आ जाए। मुझे ऐसा स्टूडेंट चाहिए कि जो सोच सकता है, उसमें एक वैज्ञानिक प्रवृत्ति है, साइंटिफिक टेम्परामेंट है, वो मैथमेटिकल अप्रोच से लाइफ को देख सके। ये भी मैं सोचता हूं कि वो लड़का हो या लड़की हो, वो निश्चित रूप से जो चाहे वो उसे करते आना चाहिए, और उसकी विशेषताएं, उसकी एबिलिटीज, ये उसकी केवल इंग्लिश की फ्लुएंसी पर से गिनी ना जाए। ये मैं निश्चित रूप से मानता हूं, मैं इच्छा भी रखता हूं। और ये रखने के लिए मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि हम लोगों को ऐसे स्टूडेंट्स बनाना है कि जो ये ना सोचे कि केवल यूरोपियन कंट्रीज में ही ज्ञान है और हमारे पास में ज्ञान था ही नहीं। पाइथागोरस का दादा जन्मने के पहले, उसने जन्म लेने के पहले, यहां पर पाइथागोरस थियरम शल्ब सूत्रों के नाम से जाना जाता था, मगर हम लोगों को यह पता तक नहीं है। मैं ये निश्चित रूप से चाहूंगा कि उस स्टूडेंट को एस.एन. बोस, जे.सी. बोस, रामानुजन, तळपदे, नागार्जुन, जो कि एक बहुत बड़ा रसायन तज्ञ था, सुश्रुताचार्य, जो कि एक बहुत बड़े सर्जन थे, आज के भी सर्जरी में जो उपकरण का इस्तेमाल होता है उनमें से करीब करीब 60 से लेकर 70% उपकरण ये सुश्रुताचार्य ने बनाए थे। केमिस्ट्री में के कई उपकरण ये नागार्जुन ने बनाए थे और काफी अच्छी केमिस्ट्री डेवलप की थी उन्होंने। ये सब बातें हम लोग निश्चित रूप से जानना चाहेंगे, मालूम करना चाहेंगे, मगर इसी के साथ हमने ये भी चश्मा चलाना गलत रहेगा कि अगर संजय की तरफ आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उस वक्त भी हमें टीवी पता था, या हमारा ब्रह्मास्त्र यानी एटम बॉम्ब था। ऐसा ये मत बोलिए, क्योंकि उस वक्त के रथों में इंगुदी का तेल वंगन करके यूज करते थे, इसका जिक्र किया है। मतलब वहां पे हम लोगों को बॉल बेरिंग पता नहीं था। अगर हम लोग बॉल बेरिंग नहीं जानते थे तो ब्रह्मास्त्र कहां से आएगा? तो ये बात को भी हमको ख्याल करना पड़ेगा कि हर नॉलेज हमारे पुरखों को पता था, क्वांटम थियरी हमें पता थी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये निश्चित रूप से सच है कि हम भारतीय हैं, हम लोग अलग अलग जाति से हो, हम अलग भाषा बोलने वाले हो, हमारा इर्द गिर्द का वातावरण अलग हो, मगर फिर भी हम लोग निश्चित रूप से एक होंगे। इस शिक्षा प्रणाली का आमंत्रण सादर ये करेंगे, सम्मान करेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि सरकार के साथ में जुड़कर हम लोगों की जो डिफिकल्टीज है ये समझकर हम सब लोग इसमें हमारा सहयोग देने की कोशिश करेंगे। ये पूरे लेक्चर्स बनाने के लिए मैंने इन बातों का फायदा लिया।
एक तो इंटरेक्शन हुई थी एजुकेशनलिस्ट को मेंबर्स वो जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था ये नई पॉलिसी शिक्षा प्रणाली के लिए। इंटरेक्शन डेवलपमेंट के दरमियान 2013 से ये चीज चालू थी और उसमें काफी चर्चा चल रहा था। ये कुछ साइट दे रहा हूं जहां पर जो लोग कुछ जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं और मालूमात लेना चाहते हैं तो ये साइट पर से भी आप वहां पर जा पाओगे। और इसी के साथ में और भी मैं कहूंगा कि आप लोगों ने चारों सत्र मेरे सुने, मुझे सराहा, मुझे सुनने का और सुनाने का मौका दिया, इसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूंगा और इच्छा रखूंगा कि आपको अगर ये पसंद आया, जरूरी लगा तो निश्चित रूप से आपके परिचित लोगों को इसके बारे में बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।